हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जो है क्लास 7 का सहज व्यापार और शिल्प का अध्याय 6 का पार्ट 1 हम लोग का हो गया है। अब हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हम लोगों ने आधा चैप्टर कंप्लीट मतलब पार्ट 1 हो गया है। हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे पतन नगर शहर अब लोग हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल से ही भारतीय, विशेषकर दक्षिण भारतीय व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेते थे। मध्यकाल में भी यह सिलसिला जारी रहा। इसमें प्राय समुद्र के रास्ते व्यापार हो रहा था, जिसमें मछलीपट्टनम एवं सूतम जैसे बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कालांतर में ये नगर के रूप में विकसित हुए। इन्हें पतन नगर कहा जाने लगा। कुछ शहर बड़े व्यापारिक शहरों के रूप में विकसित हुए। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, जो 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बनी। बंगाल का कासिम बाजार सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। तो बंगाल क्या था हमारा, जो कासिम बाजार था, सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर बना। क्या बना? बंगाल। तो हम लोग पढ़ेंगे बड़े और छोटे व्यापारी। तो व्यापारी कई प्रकार के हुए करते थे। उनमें कुछ बड़े व्यापारी, कुछ छोटे व्यापारी एवं बंजरे थे। देखिए, बहुत सारे व्यापारी थे। उसमें से कुछ बड़े व्यापारी थे, कुछ छोटे व्यापारी थे। छोटे व्यापारी सीमित क्षेत्रों में वस्तुओं की खरीद बिक्री करते थे, जबकि बड़े व्यापारी का व्यापार विस्तृत क्षेत्रों में फैला था। कुछ बड़े व्यापारियों के पास बड़े जहाज भी थे, जिनसे उनके सामुद्रिक व्यापार में मदद मिलती थी। बंजरे के बारे में आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। आगे के अध्याय में जो हम लोग क्या करेंगे, बंजरे के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ व्यापारी अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघ बनाते थे। ये संघ सामूहिक व्यापार में रुचि रखते थे। उस समय दक्षिण भारत में मणिग्राम और नानादेशी ऐसे प्रसिद्ध संघ थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन आदि के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा मारवाड़ी, ओसवाल तथा चेटियार जैसे व्यापारी समुदाय भी थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। उनका व्यापार लाल सागर के बंदरगाहों पर फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन तक फैला था। वे अफ्रीका से सोना और हाथी दांत मंगाते थे। वे दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी खरीदते थे। बदले में वे इन क्षेत्रों में कपड़े और मसाले बेचते थे। तो चलिए, अब हम लोगों ने बड़े व्यापार और छोटे व्यापार पढ़ लिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नगरों में शिल्प। तो बीदर वर्तमान कर्नाटक राज्य का एक शहर है। मध्यकाल में यह शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के शिल्पकार तांबे तथा चांदी के जराये के काम में काफी कुशल थे। इन्हीं के नाम पर इस शिल्प का नाम ही
बिंदरी पड़ा। ओके, इससे ये टॉपिक है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में जो है नोट कर सकते हैं। कहाँ तक नोट करेंगे आप लोग? यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा पढ़ लिया था, उसके बाद हमारा आधा यहाँ पर है। ओके, पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय के सुनार, कसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। मंदिरों, राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों आदि के निर्माण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। इसी प्रकार कलकोलार बुनकर समुदाय था जो वस्त्र निर्माण का कार्य करता था। मध्यकाल में ये समुदाय काफी समृद्ध थे। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? विजयनगर की राजधानी थी। ओके, तो हरिहर एवं मुंका नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। कृष्णदेव राय के शासन काल में हम्पी अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर थी। यह स्थापना कला, व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध थी। हम्पी कर्नाटक की कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के घाटियों में स्थित है। इसके 3 दिशाओं में खड़ी चट्टानों की प्राकृतिक दीवारें हैं। वर्तमान में यह खंडहर के रूप में मौजूद है। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि यहाँ कई समृद्धिशाली साम्राज्य कभी समृद्धिशाली साम्राज्य रहा होगा। यहाँ की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों को शिलाखंड और आपस में फंसाकर बनाया गया था। इसमें गोरे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ भव्य मेहराब और गुंबद से युक्त शाही भवनों का निर्माण होता था। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष बने थे जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए स्थान होता था। यहाँ कई सुंदर मंदिर बनाए गए थे। विरूपाक्ष मंदिर एवं विष्णुस्वामी मंदिर यहाँ की तख्लीकानी वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। हम्पी में विष्णुस्वामी मंदिर सबसे ऊंचा है। मंदिर का भीतरी भाग काफी लंबा है और इसके बीच में ऊंची वेदिका बनी है। विष्णु भगवान का रथ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। मंदिर के निचले भाग में सभी जगह सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। उन दिनों हम्पी में महाभवनी पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व होता था। वहाँ सूर्यवंशी बाग बगीचे भी थे जिनमें बने कमल और तोतों की आकृति मूर्तिकला के नमूने थे। 15 से 16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वन्यजीव और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। 1565 ईस्वी में दक्कन सुल्तानों गोलकुंडा, विजयगढ़, अहमदनगर, बाबर और बिंदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। तो आगे का हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका पार्ट 2 वीडियो अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे का हम पार्ट 3 वीडियो जरूर पाएंगे। तो ये पार्ट 2 वीडियो
पार्ट 2 की वीडियो की तरफ से। बाय।